आज अपन बात करते हैं सीए इंटर एडवांस अकाउंट के कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की, जिसके अंदर अपन ने एग्जांपल नंबर 7 लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और उसी के साथ अपन ने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है। उसके अंदर 4 वर्किंग नोट बनते हैं और चारों वर्किंग नोट को कल अपन ने विद एग्जाम्पल डिस्कस किया था। आज एक बार मैं फटाफट से उसका रिकैप करवा देता हूँ फटाफट से। एक बार ये रहा, देखो कल अपन ने बात करी थी सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट की। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट की बात करी थी, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले प्री पोस्ट और टोटल का बनता है, जो कि सब्सिडी कंपनी से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर अपन सब्सिडी कंपनी से रिलेटेड ही कैपिटल डालते हैं, रीजन सरप्लस डालते हैं, डिविडेंड पेड, टाइम एडजस्टमेंट, एज पर सोर्स माइनस भी करते हैं। यह कल अपन ने बात करी थी। फिर अपन ने मॉनेटरी इंटरेस्ट की बात करी थी, गुडविल की बात करी थी, कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करने की बात करी थी, और फिर अपन ने एक रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन की भी बात करी थी, और बैलेंस शीट को कैसे बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट बनाते समय एलिमिनेट करनी है, वो चीज़ें भी अपन ने कल बात करी थी। और उस वीडियो को जिसने अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे नोट्सों को एक्सेस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करेंगे आज अपन आईसीए की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 4 की। कल अपन ने एग्जांपल नंबर 7 किया था फॉर May 21 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया है, अपन उसके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 की बात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 में सबसे पहले अपन आईसीए स्टडी मटेरियल को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड है, एक्वायर करता है 1600 ऑर्डनरी शेयर ऑफ 100 रुपए ईच के ऑफ बी लिमिटेड के ऑन 1 जुलाई 2001। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यहाँ पे ये देखनी है इस लाइन में कि वो 1600 शेयर्स खरीदता है, पहली बात। दूसरी बात, वो 1 जुलाई को खरीदता है, इट मीन्स कि यहाँ पे वो मिड ईयर एक्विजिशन है। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2001 द बैलेंस शीट ऑफ द 2 कंपनीज वर गिवन। और अपन को 31 दिसंबर की अपन को 2 बैलेंस शीट गिवन है। इट मीन्स अपन को ये बात तो क्लियर होगी कि जनवरी से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, और दिसंबर की अपन को बैलेंस शीट गिवन है, जुलाई में उसने एक्वायर करा है आपके बिजनेस को, जिसके अंदर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनीज हैं। ए लिमिटेड तो होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड आपकी सब्सिडी कंपनी है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, उसकी शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और करंट असेट्स भी है बहुत सारी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट की। तो सर नोट्स टू अकाउंट में अपन को पता चलेगा कि शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या है। शेयर कैपिटल, तो सर यहाँ पे शेयर कैपिटल के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो अपन ये अजम्पशन लेते हैं, बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन होती है कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख बी लिमिटेड की। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस का सर ये अपन को क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट का गिवन है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अपना लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो 3,40,000 है, इट मीन्स कि जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में जो इन्वेस्ट करा है वो 3,40,000 का है, जो कि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट की असेट साइड्स में दिखा जाएगा। कैश आपका 14,500 है और 8,000 है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि जो पीएनएल अकाउंट है ऑफ बी लिमिटेड का, वो शो करता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 का ऑन जनवरी 1, 2001, आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन अगस्त 2001। इट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका 30,000 है, और 1 जनवरी को, और आउट ऑफ विच जिसमें से मैंने 10% डिविडेंड दिया है अगस्त 2001 को। ए लिमिटेड क्रेडिट करता है इस डिविडेंड को जो रिसीव हुआ है टू इट्स पीएनएल अकाउंट में, मतलब अपने पीएनएल अकाउंट में उस डिविडेंड को जो रिसीव होता है उसको क्रेडिट कर देता है। प्लांट एंड मशीनरी जो स्टूड है वो 1.5 लाख की जनवरी 2001 में, जिसे कंसिडर किया जाता है एज अ वर्थ ऑफ 1,80,000 ऑन 1 जुलाई, जिस दिन उसने लिया। ठीक है, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है। आपको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन ने पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन, मैंने तो एक ही बात कही है, सबसे पहले सोना बनाएंगे। सोना मतलब सर एस फॉर स्टेटमेंट, ओ फॉर ऑफ, एन फॉर नेट, ए फॉर असेट। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट बनाना है सर सबसे पहले, जिसका नाम होता है सोना। जिसका क्या नाम होता है सर? जिसका नाम होता है सोना, जिससे अपन कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट। किसका बनाएंगे सर? सब्सिडी कंपनी का बनाएंगे। किसका बनाएंगे सर? अपन सब्सिडी कंपनी का बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट। अपन सब्सिडी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, कल मैंने आपको इस वीडियो के बारे में डिस्कस भी किया था कि स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ कंपनी कैसे बनता है सब्सिडी कंपनी का।
ये देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये देखो आपको प्री पोस्ट टोटल ऐसे 3 कॉलम बनाने, इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे फॉलो करा कि भैया सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी, सब्सिडरी कंपनी की, बिकॉज ये नेट स्टेटमेंट किसका है, सब्सिडी कंपनी का। तो अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल किसके लिखेंगे, सब्सिडी कंपनी की। कितनी है सब्सिडी कंपनी की, सर गिवन बैलेंस शीट अमाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर अपन, गिवन बैलेंस शीट अमाउंट लिखते हैं। तो गिवन बैलेंस शीट अमाउंट में अगर अपन देखें तो गिवन बैलेंस शीट अमाउंट कितना गिवन है अपन को, बैलेंस शीट में अपन को बैलेंस शीट में जो है वो अमाउंट कितना गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल का, सर 2 लाख रुपए गिवन है सर, क्योंकि सब्सिडी कंपनी की 2 लाख है तो अपन 2 लाख ही लिखेंगे। यस सर 2 लाख ही लिखेंगे। तो अपन ने कितना लिख दिया सर, अपन ने लिख दिया यहाँ पे 2 लाख रुपए प्री में और टोटल में, क्योंकि सर पोस्ट में अपन कुछ भी नहीं लिखते, मैंने जब आपको समझाया था तो भी मैंने आपको बताया था। फिर जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पता कैसे चलेगा सर, मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है, ये आप देख सकते हो सर फॉर्मेट में अब क्या आ रहा है, हाँ सर जनरल रिजर्व आ रहा है, फिर प्रॉफिट आ रहा है, फिर लॉस आ रहा है। यस सर। तो फिर अपन को जनरल रिजर्व देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। अपन क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है क्या। यस सर जनरल रिजर्व भी गिवन है एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। तो सर अपन को क्या लिखना होता है प्री कॉलम में, मैंने आपको क्या बताया था सर, इस वाले जो प्री कॉलम है उसके अंदर अपन को क्या लिखना होता है सर, इस प्री कॉलम में लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो मतलब सर अपन को जनवरी का बैलेंस लिखना है। यस सर। तो जनवरी का बैलेंस कितना गिवन है सर, अपन को देखेंगे बार सर 1 जनवरी को अपन को बैलेंस गिवन है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो सर 30,000 है। कितना है सर, 30,000 है। तो आपको सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना लिख गया, 30,000 लिख गया। यस सर। और आपको जो बैलेंस शीट में गिवन अमाउंट वो कितना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का वो है सर 82,000, सब्सिडी कंपनी का देखेंगे। यस सर 82,000 अपन ने टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। अपन यही तो करते हैं कि भैया रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं प्री वाले कॉलम में और गिवन जो अमाउंट होता है वो अपन लिखते हैं टोटल कॉलम में, ठीक है। और जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अपन पोस्ट में डाल देते हैं कि ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 30,000 का था एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 82,000 का है। इट मींस पूरे साल में मेरे पास 52,000 का चेंज हुआ है। तो सर मैंने उसको पोस्ट कॉलम में डाल दिया। अब सर ये जनरल रिजर्व के बारे में ओपनिंग बैलेंस तो गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो एक बात बता रहा हूं सर, उसको लिख लेना अपनी नोटबुक में। अगर आपको जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट, जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है, अगर आपको उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा तो आप ये मान लेना ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा तो ये मान लेना कि क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस है। बट सर इसका एक एक्सेप्शन होता है, कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन से ही सब्सिडरी बन जाती है, तो उस केस में रिजर्व एंड सरप्लस का प्री बैलेंस नहीं होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस जीरो होता है। क्लियर, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करना फिर लिख लेना। तो सर अपन ने लिख लिया। तो अपने पास जैसे क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन था सर, अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस का जनरल रिजर्व का, सर जनरल रिजर्व का था 1 लाख रुपए। तो सर मैंने लिख दिया गिवन बैलेंस शीट की वैल्यू। मुझे क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं था, तो मैंने माना ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग है, मतलब साल भर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आई बात समझ में। यस सर। फिर अपन ने सर इसको टोटल करा, इसको टोटल करा और इसको टोटल कर दिया। क्लियर। यस सर। इसको टोटल करा 3,30,000, 52,000 एंड 3,82,000। आई बात समझ में। यस सर। ठीक है। फिर सर आप फॉर्मेट देखोगे, तो क्या है फिर सर, डिविडेंड पेड है, बोनस पेड है। तो देखते हैं सर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड पेड और बोनस पेड के बारे में कह रखा है क्या क्वेश्चन ने। देखो सर डिविडेंड के बारे में कह रखा है। यस सर डिविडेंड के बारे में कह रखा है। कितना परसेंट कह रखा है, 10% देना है सर, 10% देना है सर। ये 10% किसका देंगे सर, ये सर इक्विटी शेयर कैपिटल का 10%, गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल का 10% देना है। तो सर 2 लाख का 10% कितना होता है सर, 2 लाख का 10% होता है 20,000, जो कि सर आपके पोस्ट पीरियड में जुड़ता है। कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी। बोनस आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आई बात समझ में। ऐड कर दो।
तो कितना होता है 72,000 होता है, 3,30,000 होता है। आई बात समझ में? यस सर। फिर मैंने सर आपको बताया था, अब आगे देखते हो सर, आप आगे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, हाँ सर फिर टाइम एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। और सर मैंने क्या बताया था, टाइम एडजस्टमेंट कब होता है सर, जब आपके व्हेन मिड ईयर एक्विजिशन हो, जब सर आपका मिड ईयर एक्विजिशन हो, मतलब जब आप स्टार्टिंग में ना खरीद के बिजनेस को आप बीच में खरीदते हो बिजनेस को, तो सर उसे मिड ईयर एक्विजिशन कहते हैं। और इसमें सर फिर आपको टाइम एडजस्टमेंट करना होता है। आई बात समझ में? यस सर। तो आपको क्या करना है सर, 72,000 यूं की यूं लिखा है यहाँ पे अपन ने, डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट पीरियड से। तो सर ये पोस्ट पीरियड कौन सा माना जाएगा, देखते हैं सर अपन। इसने 1 जुलाई को खरीदा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। यस सर, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने से आप क्या कर दोगे सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मतलब जो आएगा 36,000 वो तो सर आप यहाँ से माइनस करोगे और उस 36,000 को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है या नहीं आती? यस सर। तो टोटल करोगे 3,66,000, इसका टोटल करोगे तो 36,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर अगर आप फॉर्मेट देखते हो, फिर सर अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो फिर डिविडेंड पेड को माइनस करना है। और डिविडेंड पेड माइनस कैसे होगा सर, वो एज पर सोर्स माइनस होगा, एज पर सोर्स माइनस होगा। अब सर मैं आपको उससे पहले डिविडेंड के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि डिविडेंड का एक्चुअली में फंडा क्या है। मैं आपको इतनी जल्दी भी नहीं ले जाना चाहता कि आपको डिविडेंड के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही ना हो। मैं आपको डिविडेंड के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूं। इस कारण से सर अपन इस पे लौटेंगे वापस। उससे पहले सर अपन क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट को, फुल्ली कॉन्सेप्ट उसका अपन सीखेंगे कि एक्चुअली में डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है, कि डिविडेंड कैसे वर्क करता है। डिविडेंड देखो सर, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है ये लिखा हुआ। डिविडेंड के कॉन्सेप्ट में देखो सर, ये जो चार्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, और मैं कहता भी नहीं हूं, आपको रिकमेंड भी नहीं करता कि आप इस चार्ट को समझे। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, बात खत्म। डिविडेंड का सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर आपको पता है कि कौन से सोर्स में से दिया है, सबसे पहले क्या देखोगे, सोर्स देखोगे। अगर उसने प्री सोर्स में से दिया है, प्री प्रॉफिट में से दिया है, तो प्री में से माइनस करना है। पोस्ट में से दिया है तो पोस्ट में से माइनस करना है। पहली बात आपको क्या देखना है, सोर्स देखना है कि सर कौन सा सोर्स यूज करा है। प्री का यूज करा है तो प्री में से माइनस करना है, पोस्ट का यूज करा है तो पोस्ट में से माइनस करना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में सोर्स डिफाइन ना करे कि कौन से सोर्स को मैंने यूज करा है, तो फिर आपको यह देखना है कि वो डिविडेंड कौन सा है। इंटरिम डिविडेंड है, वो इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है। अगर वो इंटरिम डिविडेंड होगा तो हमेशा पोस्ट में से दिया जाएगा। अगर वो फाइनल डिविडेंड होगा तो हमेशा प्री में से दिया जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना, चार्ट रिकमेंड नहीं करता। आई बात समझ में आई? क्लियर? यस। अगर आपको डिविडेंड के बारे में भी नहीं बता रखा कि वो इंटरिम है या फाइनल, देन व्हाट आई डू, तब मैं क्या करूंगा, तब आपको या मुझको एक ही चीज करनी है कि फिर ये देखना है कि हमेशा डिविडेंड के बारे में अगर कुछ भी नहीं लिख रखा, ना सोर्स बता रखा, ना उसका नाम स्पेसिफाई कर रखा कि वो कौन सा डिविडेंड है, तो बाय डिफॉल्ट अपन को ये अजम्पशन लेनी है कि सर वो हमेशा फाइनल डिविडेंड होगा, तो फाइनल डिविडेंड ही होगा। और फाइनल डिविडेंड हमेशा प्री प्रॉफिट में से दिया जाता है अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई। क्लियर? मैंने तीनों बातें बता दी आपको। अगर सोर्स स्पेसिफाई करते तो सोर्स के अकॉर्डिंग माइनस करना है, सोर्स स्पेसिफाई नहीं करे तो फिर देखना है कि वो इंटरिम है या फाइनल। तो इंटरिम होगा तो पोस्ट में से माइनस करना है, फाइनल होगा तो प्री में से माइनस करना है, अगर क्वेश्चन सोर्स नहीं बताया तो। तीसरी बात, अगर डिविडेंड के बारे में भी नहीं बता रखा तो फिर वो फाइनल डिविडेंड मानते हैं हमेशा अपन उसको। क्लियर? यस सर। अब सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो सर अपन इसका प्रिंट स्क्रीन खींच लेते हैं ताकि आपको चीजें और भी ढंग से क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है। तो सर अपन को इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड का कौन सा सोर्स यूज करा है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। देखो पढ़ते हैं। पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 30,000 था ऑन 1 जनवरी 2001 को, आउट ऑफ विच
आउट ऑफ विच, जिसमें से अपन ने ओपनिंग बैलेंस में से 10% डिविडेंड पेड कर दिया। अब एक बात देखना सर, जनवरी का था ना, ठीक है सर, जनवरी का बैलेंस था सर, इस जनवरी का बैलेंस था, इस जनवरी का, और अपन ने एक्वायर करा इस समय, तो मतलब सर ये अपना पूरा प्री पीरियड है। यस सर, ये पूरा प्री पीरियड है। अपन ने ये वाला प्रॉफिट यूज करा है, इधर का प्रॉफिट यूज करा है। अगर इधर का प्रॉफिट यूज करा है तो डिविडेंड देने में, तो उसका मतलब अपन ने सर प्री प्रॉफिट यूज करा, तो अपन को क्वेश्चन ने सोर्स स्पेसिफाई कर दिया। अगर सोर्स स्पेसिफाई कर दिया तो सोर्स के अकॉर्डिंग अपन प्री प्रॉफिट में से पूरा के पूरा अमाउंट माइनस कर देंगे डिविडेंड का। यस सर, पोस्ट में डालेंगे नहीं, कुछ बोनस है नहीं क्वेश्चन में। आई बात समझ में? यस सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब अपन आगे चलते हैं इसके अगले फॉर्मेट पे, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे सर। इसको क्या लिखा हुआ है सर, देखते हैं जरा। हाँ सर, अब अपन को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखना होता है क्या? पता नहीं सर मेरे को, तो आप तो फॉर्मेट दिखा दो सर। डिविडेंड पेड हो गया, बोनस पेड हो गया, अब अपन सर रिवैल्यूएशन देखते हैं। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर ये 4-5 चीजें देखनी है। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पता लगाएंगे। क्या लिखा हुआ है सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। प्लांट एंड मशीनरी जो कि 1,50,000 की थी ऑन 1 जनवरी 2001 को, उसे कंसीडर किया गया एज वर्थ ऑफ 1,80,000 ऑन 1 जुलाई 2001। सर इसमें अपन को रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो सर अपन ने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको पिछली वाली वीडियो में साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ा दिया था, जैसे अभी डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वीडियो देखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में? क्या वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट है या बाय वाला कॉन्सेप्ट है? सर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट है। मैं एक और बात बता देता हूं सर, आपको ऐसी कोई टेंशन वाली बात होना है सर, मैं आपको वापस बता देता हूं एक बार रिवैल्यूएशन का। देखो सर, मैंने आपको बताया था, सॉरी मैंने आपको बताया था, ये देखो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट एक और बार बता देता हूं। बाय वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है कि 1,80,000 वैल्यूड करी, ठीक है। तो क्या करना है, गिवन बुक वैल्यू की WDV फाइंड आउट करो टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन की डेट तक आपको गिवन बुक वैल्यू की WDV फाइंड आउट करनी है। तो पहले अपन यही काम कर लेते हैं, गिवन बुक वैल्यू की WDV फाइंड आउट करनी है टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन तक। तो भैया गिवन बुक वैल्यू कितनी है? गिवन बुक वैल्यू है आपकी 1,50,000। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जुलाई तक आपको उसकी क्या निकालनी है? WDV निकालनी है। मतलब आपको 10% से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 1,50,000 पे। तो 1,50,000 पे अगर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% से, तो सर आता है 7,500। 7,500 इट मींस सर जो आपकी WDV होगी वो होगी 1,42,500। 1,42,500। आई बात समझ में? यस सर। फिर आपने WDV निकाल ली, तो फिर क्या करना है सर? फिर आपको सर उसको कंपेयर करना है विद द अमाउंट। विद द अमाउंट मतलब सर जो आपको न्यू वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर करना है। ठीक है सर, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो कितना दे रखा है अपन को? 1,80,000। तो सर 1,80,000 और 1,42,500 विच एवर इज हायर? सर 1,80,000 हायर। तो 1,80,000 और 1,42,500 में कितने का डिफरेंस हो गया सर? 37,500 का सर मेरी जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू बढ़ गई 37,500 रुपीज से। यस सर, आई बात समझ में? यस सर, आ गया रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सर, वापस रिवाइज हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। तो देखो सर अपन ने वही करा है, अपन ने सर वही करा है। अपन ने सर ये देखो 37,500 अपन ने सर इसमें जोड़ा है। कितना जोड़ा है सर अपन ने? अपन ने जोड़ा है सर 37,500। 37,500 जोड़ा है सर। 37,500 सर अपन ने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। कैसे जोड़ा सर? ये लिखा हुआ 6 महीने का, फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन, वो मतलब 1,82,000 में से 1,42,500 आपने क्या कर दिया सर? माइनस कर दिया।
सर 1,80,000 में से आपने 1,42,500 क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। आई बात समझ में? यस सर। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो सर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन सर देना पड़ेगा तो सर अपन पहले, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी सर मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ समझाया था। जिसने भी अगर नहीं देखा है उस कॉन्सेप्ट को तो सर प्लीज आप वापस मैं उसको समझा देता हूं, नहीं तो सर आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और भी ज्यादा अच्छी होगी। डेप्रिसिएशन वाला कौन सा समझा देते हैं सर, डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर अपने पूरा। ये रहा सर डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन दो टाइप का होगा, या तो एडिशनल होगा या सेविंग होगी। सेविंग कब होगी, जब लॉस होगा। एडिशनल कब होगा, जब प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे। बाय वाला कॉन्सेप्ट अपन को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्यों, वैल्यूड है ना अपने पास, तो यस सर। न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बचा हुआ टाइम। बचा हुआ टाइम मतलब सर पोस्ट पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं कि न्यू वैल्यू कितनी है सर, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 10%, मल्टीप्लाई बाय पोस्ट पीरियड कितना है सर, 6 मंथ का। तो आप जब करोगे सर, जब आप करोगे तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो सर 9,000 आ जाएगा। यस सर 9,000 आ जाएगा सर। क्या माइनस करना है सर उसमें से, माइनस करना है सर ऑलरेडी जो चार्ज है डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड। फॉर दैट पीरियड मतलब जितने पीरियड अपन ने इधर लिए उतने पीरियड का अपन को पहले से जितना डेप्रिसिएशन चार्ज है वो निकालना है। तो सर पहले से कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी सर, 1,50,000, तो 1,50,000 अपनी जनवरी की ओपनिंग बुक वैल्यू थी, ठीक है। अपन ने कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करा सर, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो अपन इसमें भी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 1,50,000 पे। यस सर, ओपनिंग बुक वैल्यू पे चार्ज करना है जो है ना ये ऑलरेडी चार्ज। तो सर ऑलरेडी चार्ज तो अपन 1,50,000 पे तो करते, ऑलरेडी चार्ज का मतलब है गिवन बुक वैल्यू पे, जो अपन को गिवन बुक वैल्यू है। मैं बैलेंस शीट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बैलेंस शीट वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं गिवन बुक वैल्यू पे आप उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, इट मीन सर 7,500। यस सर 7,500 हो गया। यस सर 7,500 हो गया। तो सर डिफरेंस कितने का आया सर, 1,500 का सर डिफरेंस हो गया। मतलब सर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया वो सर कितने का हो गया, 1,500 का सर एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो 1,500 का अगर अपने पास एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया तो सर अपन 1,500 का एडिशनल डेप्रिसिएशन सर क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, अपन 1,500 का एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। सर जब अपन जोड़ेंगे तो अपने पास आ गया 3,83,500 और इधर आ गया 34,500। अब सर ये अप स्ट्रीम भी तो था, बट सर अपने क्वेश्चन में अप स्ट्रीम है ही नहीं ना। आप देखो सर अप स्ट्रीम है ही नहीं। आई बात समझ में? तो अब ए लिमिटेड सर 80% होल्ड करता था क्या सर, वो तो देखना पड़ेगा कितना होल्ड करता था सर। कितने शेयर लिए थे उसने सर, 1,800 नहीं सर 1,600 शेयर लिए थे। टोटल शेयर कितने थे सब्सिडरी के पास सर, टोटल शेयर थे 2,000 में से अगर 1,600 उसने ले लिए, इट मीन सर 80% ले लिए। यस सर 18% ले लिए। तो ए लिमिटेड का 80%, बी लिमिटेड का 20% निकाल लेंगे सर। यस सर निकाल लिया। क्लियर? इस 3,83,000 का 80% निकालेंगे, 3,83,000 का 20% निकालेंगे। इसका वो 80% हो गया और इसका 20% ये हो गया। आई बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। अब बात करते हैं सर अपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने के बाद सर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे जिसका नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर आपने बताया था। तो सर एक बार इसका वो भी बता दो ना सर, क्या फॉर्मूला होता है। सर आपने लिखा नहीं ना सर, ये देखो सर ये भी नहीं है। सर रुको एक बार, जस्ट अ सेकंड सर। रुको एक बार सर, जस्ट सर ये रहा। तो मैंने सर आपको बताया था कैलकुलेशन रिजर्व एंड सरप्लस कैसे करेंगे। यस सर,
क्या बताया था, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देख लो, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर देखो इधर होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, देखते हैं सर होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, सर ये होल्डिंग कंपनी है ए, इसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2,97,200। ढंग से सुनते चलना सर, ठीक है। इसके अंदर क्या जोड़ना है सर अपन को, पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड, पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड जोड़ना है, ठीक है सर। फिर क्या जोड़ना है, क्या माइनस करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ डाउन स्ट्रीम। सर डाउन स्ट्रीम का प्रॉफिट माइनस करना है, कल मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम का प्रॉफिट क्या होता है। फिर क्या माइनस करना है सर, माइनस करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली ट्रीट किया गया है उसको माइनस करना है। क्या पूरा माइनस किया जाएगा, नो सर, एच लिमिटेड का शेयर, एच लिमिटेड का शेयर, ठीक है सर। तो अब चालू करें, यस सर। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर क्या सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं सर अपन, ठीक है। तो सर उसके अंदर क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं, सॉरी उसके अंदर क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं सर, उसके अंदर क्या रहेगा। क्या था सर, एच लिमिटेड का मतलब होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखना है सर, 2,97,200 था, यस सर। फिर क्या था सर, पोस्ट शेयर देखना है ऑफ ए लिमिटेड का, पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड सर ऐड करते हैं, पोस्ट शेयर। सर आपके पास नोट्स होंगे, आप सर अपने नोट्स में देखो, मैंने आपको नोट्स में बता रखा है कि क्या फॉर्मेट है उनका। ये देखो सर, ये देखो पोस्ट शेयर ऑफ ए लिमिटेड कितना था सर, ये अरे शिट मैन, ये रहा जो पोस्ट शेयर था वो कितना था सर, पोस्ट शेयर था 27,600, ये सर 27,600 अपन ने जोड़ दिया। फिर क्या माइनस करते थे सर अपन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक डाउन स्ट्रीम वाला, क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम है ही नहीं, कैसे नहीं है, क्योंकि ना तो सर होल्डिंग ने सब्सिडी को माल बेचा ही नहीं है। फिर क्या माइनस करते थे सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली ट्रीट हो गया है। तो सर रॉन्गली ट्रीट का पता कैसे चलेगा, कल मैंने बताया था सर, अगर आपको डिविडेंड प्री प्रॉफिट में से मिला है, प्री प्रॉफिट में से मिला है अगर आपको डिविडेंड, और अगर आपने उसको क्या कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने उसको क्रेडिट कर लिया है, तो सर एक तरीके से वो आपका क्या हो गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली ट्रीट हो गया, रॉन्गली ट्रीट हो गया। तो सर कितना डिविडेंड था सर, डिविडेंड था सर टोटल 20,000 का डिविडेंड था। अपन ने 10% डिविडेंड दिया था ना 2 लाख पे, तो सर 20,000 का डिविडेंड था टोटल। उस टोटल डिविडेंड 20,000 में से सर एच लिमिटेड का हिस्सा कितना था, होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा था सर 80%, तो मतलब सर वो कितना हो गया 16,000 माइनस और कर देंगे तो सर 3,08,800 सर आपके पास क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन आ जाएगी। आई बात समझ में, यस सर। फिर बात करते हैं सर अपन वर्किंग नोट नंबर 3, मैंने जिसमें बताया था आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था सर, आपको सब्सिडरी कंपनी का प्री शेयर जोड़ना है और पोस्ट शेयर जोड़ना है, और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ देना। क्या सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, नहीं है सर, तो नहीं जोड़ेंगे अपन। लेकिन सब्सिडी कंपनी का प्री एंड पोस्ट शेयर तो जोड़ ही सकते हैं, यस सर। सब्सिडी कंपनी का प्री ये रहा, पोस्ट ये रहा, सर दोनों को जोड़ देंगे सब्सिडी कंपनी का, ठीक है सर, जोड़ दिया तो आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ गया। हुआ या नहीं हुआ क्लियर, यस सर। अब बात करते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 4, जिसमें अपन को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटलिज्म। उसका मैंने क्या बताया था सर कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है होल्डिंग के द्वारा। तो सर आप देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है होल्डिंग के द्वारा, सर इन्वेस्टमेंट किया गया है 3,40,000 का, ठीक है। तो सर 3,40,000 लिख दिया। माइनस करते थे सर अपन उसके अंदर से क्या माइनस करते थे, प्री शेयर ऑफ ए लिमिटेड, मतलब सर होल्डिंग कंपनी का प्री शेयर माइनस करते थे। तो होल्डिंग कंपनी का प्री शेयर कितना है सर 3,06,800, तो आपको 3,06,800 माइनस कर देना है। फिर क्या माइनस करते थे सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली ट्रेड हुआ है उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, तो सर टोटल डिविडेंड 20,000 था नहीं था, यस सर। और उसके अंदर 80% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा सर 80% हिस्सा, मतलब सर 16,000 और माइनस कर देंगे तो सर आपके पास पॉजिटिव फिगर आ रहा है। इट मीन सर ये गुडविल है 17,200 की, 17,200 की सर ये आपके पास क्या आ गई सर, गुडविल आ गई है। क्या सर आपको यहां तक की बात क्लियर हुई? तो सर अब अपन अब आईसीआई के सॉल्यूशन पर आते हैं कि आईसीआई ने कैसे कैसे क्या सॉल्यूशन कर रखा है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट बनाते समय कि अपन शेयर कैपिटल सिर्फ सर होल्डिंग कंपनी की लेंगे 5 लाख। क्या सर आईसीआई ने उतना ले रखा है क्या? देखते हैं फटाफट से। क्या सर आईसीआई ने क्या 5 लाख ही ले रखी है क्या? जस्ट अ सेकेंड सर, ऐसा करते हैं। तो देखो अपन ने बोला था ना 5 लाख, तो आप ये देख लो 5 लाख की गिवन है शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर देखते हैं अब अपन, अब फिर क्या था आगे? फिर रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन मैंने कहा था वर्किंग नोट से देखेंगे, तो आपके पास वर्किंग नोट में रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन होगी। कितनी आया था रिजर्व एंड सरप्लस सर अपने पास? सर अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस आया था 3,08,800। क्या इतना ही गिवन है क्या आईसीआई में? यस सर, इतना ही गिवन है, 3,08,800। क्लियर। फिर मैंने बताया था सर रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन करने के बाद जस्ट फिर अपन मॉनेटरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, और मॉनेटरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी सर वर्किंग नोट से आएगी। तो देख लो सर आपका वर्किंग नोट में कितना है, 83,600। क्या यही गिवन है क्या आईसीआई में? यस सर, 83,600 ही गिवन है। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर मैंने कहा था करंट लायबिलिटीज को लिखने से पहले आपको क्या करना है? करंट लायबिलिटी को लिखने के लिए क्या करना है सर? आपको करंट लायबिलिटी को लिखने के लिए एक ही चीज करनी है, होल्डिंग और सब्सिडी को जोड़ देना, और कोई भी अगर म्यूचुअल डेप्ट है तो उसको माइनस कर देना। तो सर होल्डिंग को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ते हैं सर। अगर होल्डिंग की और सब्सिडी को तीनों को जोड़ देते हैं, और अगर अपन सर फिर माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं सर? अगर म्यूचुअल डेप्ट माइनस करते हैं जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन सर अपन इसको जोड़ तो देंगे ही ना। तो जोड़ने पर कितना आएगा सर? तो देखो कितना आता है, 1,64,500। ठीक है, तो देखते हैं क्या सर अपना आईसीआई की बुक में भी यही आ रहा है कि यस सर। देखो दोनों को जोड़ सकते हो, तो 1,44,500। मैंने भी वही बोला 1,44,500। क्लियर? यस सर। फिर मैंने बोला था असेट साइड पे आ जाएंगे। यस सर, असेट साइड पे आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब मैंने बताया था फिक्स असेट्स को दिखाने का क्या तरीका था, गिवन बैलेंस शीट वैल्यू को जोड़ दो। गिवन बैलेंस शीट वैल्यू को जोड़ोगे तो कितना आता है सर? 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख 90,000, 7 लाख 5,000, 7 लाख 5,000 हो गया। 7 लाख 5,000 में सर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? देखना पड़ेगा सर। प्रॉफिट हुआ था। कितने का प्रॉफिट हुआ था सर? 37,500 का, 37,500 का सर अपन को प्रॉफिट हुआ था। यस सर, प्रॉफिट हुआ था। तो सर 7 लाख जो 5,000 है, 7,10,000 है, उसमें 37,500 जोड़ेंगे और 1,500 माइनस कर देंगे। इट मीन्स सर, क्या बोला मैंने आपको? एक ही तरीका बोला कि आप क्या करो कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ लो, गिवन बैलेंस शीट की वैल्यू को जोड़ लो। 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख 90,000, 7 लाख, 7 लाख 5,000। 7 लाख 5,000 में आपको क्या करना है सर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अपन जोड़ेंगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो मतलब सर 7,41,000 आ जाएगा क्या मेरे हिसाब से सर? क्या यही आ रहा है क्या? यस सर, 7,41,000 आ जाएगा। फिर सर अपन को पास सर क्या गिवन है? अपने पास एक गुडविल की कैलकुलेशन आई थी सर। यस सर, गुडविल की कैलकुलेशन आई थी सर, आई थी ना गुडविल की कैलकुलेशन सर। ये रही गुडविल की कैलकुलेशन, आई थी ना? यस सर, आई थी 17,200। तो सर इस गुडविल की कैलकुलेशन को क्या करेंगे अपन? इंटेंजिबल असेट के रूप में दिखा देंगे, जैसे कि आईसीआई ने भी 17,200 के रूप में दिखा दिया इंटेंजिबल असेट। क्लियर? यस सर। फिर क्या करेंगे सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने सर आपको बताई दिए, ये हट ही जाते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सर, इसने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि सर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट जो करता है होल्डिंग कंपनी वो हट जाते हैं, तो इसलिए अपन ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे। फिर सर उसके बाद क्या बचा अपने पास? करंट असेट। करंट असेट में मैंने कहा था सर जितना भी गिवन है उसको आपस में कंबाइन कर दो, होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी को, और जो भी म्यूचुअल डेप्ट है उसको माइनस कर दो। इस क्वेश्चन में म्यूचुअल डेप्ट गिवन नहीं है, आप इन सबको जोड़ लो, और म्यूचुअल डेप्ट है नहीं उसको माइनस करना मत। तो सर फटाफट से अगर आप जोड़ो तो सर जैसे ही आप पूरी करंट असेट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2,78,700। और सर आप देखोगे अगर तो आईसीआई का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी करंट असेट का जो टोटल गिवन है अपन को, जो करंट असेट का सर जो अपने पास जो टोटल गिवन है वो भी सर कितना गिवन है मैं फटाफट से एक बार बताता हूँ आपको। 2,78,700 आ रहा है अपने। तो सर ये देख लो, आप इन तीनों को जोड़ लो सर, 2,78,700 ही आपके पास सर आ जाएगा। तो सर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ। किसी को कोई डाउट?
सर मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है सर, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है सोना, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट। देन फिर सर आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना है मॉनेटरी इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। फिर आपको सर बैलेंस शीट छापनी है, मैंने बता ही दिया सर आपको कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। सर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है आईसीआई स्टडी मटेरियल का, जिसके अंदर बोनस का कॉन्सेप्ट भी है, एक वो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बोनस का, वो कॉन्सेप्ट होते ही सर आपका कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। फिर आपको सर कोई टेंशन नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। हाँ सर एक नवंबर 20 का क्वेश्चन भी बचा है, वो भी अपन कर लेंगे। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है कि सर फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। अगर सर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें सर ये चैनल सिर्फ आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है।